Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on gastrointestinal agent. आज मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट के अंदर कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले और इस टॉपिक को जानने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये भी बोलना चाहता हूं, जब आज की वीडियो को आप देखोगे प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखना। वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ ही साथ वीडियो को प्लीज़ कमेंट भी करना। और उसके साथ आज की वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पॉसिबल सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आज की टॉपिक रिगार्डिंग। जिस टॉपिक को देख के और जिस क्वेश्चन को देख के आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो जो कौन सी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पूछा जा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको मेरा बाकी सभी वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इस लिंक को क्लिक करके भी आप मेरा बाकी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो आज के टॉपिक का भी हम लोग देख लेते हैं और जान लेते हैं जो कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी यूज क्यों किया जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पहले से ही बोला था जो एंटासिड एक्चुअली होते क्या है, आज जहां पर मैंने बोला था जो एंटासिड के कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंटासिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे होना ही चाहिए। और जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं एंटासिड के अंदर, तो उस कंडीशन में कौन से कंडीशन में हम लोग उसे एक आइडियल एंटासिड के हिसाब से कंसीडरेशंस कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पे मैं आपको एक पॉइंट ये बोलना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको बोला था कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा एंटासिड नहीं है जिसे हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली आइडियल के हिसाब से कंसीडरेशंस कर सकते हैं। सो दैट मीन्स इस जगह पे मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं कि ईच एंड एवरी सिंगल कंपाउंड along with the antacid also having some side effect, especially when used for the longer period or used in elderly patient. And so for that reason, to avoid this certain type of the side effect, we are going to be use the combination antacid therapy. And इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो हम लोग कोई एंटासिड को यूज कर रहे हैं और जब हम लोग एंटासिड को यूज़ करें बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक, नहीं तो मान लो हम लोग कोई एंटासिड को ऐसा यूज़ करें जो एंटासिड को कोई एल्डर पेशेंट के ऊपर दिया जा रहा है और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक ऊपर, तो उस जगह पे हम लोग क्या देख सकते हैं, उस जगह पे हम लोग देख सकते हैं जो उस पेशेंट के ऊपर नंबर ऑफ साइड इफेक्ट आ सकते हैं। सो ये तो एक पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। इससे नंबर और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट आ सकते हैं। जैसे मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल से आपको ऐसे समझाऊँ, मान लो हम लोग कोई एंटासिड यूज़ कर रहे हैं मैग्नीशियम कॉन्टेनिंग, और मान लो हम लोग कोई एंटासिड ऐसे यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनियम कॉन्टेनिंग एंटासिड। सो स्पेसिफिकली क्या हो जाती है, जब हम लोग कॉम्बिनेशन के हिसाब से यूज करते हैं तो उस जगह पे हम लोग ये जो प्रॉब्लम्स जो आने के चांसेस है, जैसे प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लेते हैं मैंने अभी बोला जो मैग्नीशियम कॉन्टेनिंग एंटासिड हम लोग यूज करते हैं, नहीं तो मान लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम कॉन्टेनिंग एंटासिड को यूज करते हैं। तो जनरली क्या होते हैं, जब हम लोग कोई मैग्नीशियम कॉन्टेनिंग एंटासिड को यूज करते हैं तो ये जो एंटासिड होते हैं, ये एंटासिड बहुत ज्यादा बहुत ही फास्ट हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम कॉन्टेनिंग एंटासिड को एज एन फास्ट एक्टिंग एंटासिड के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। और मान लेते हैं हमारा बॉडी के अंदर कोई एल्यूमिनियम कॉन्टेनिंग एंटासिड यूज किया जा रहा है, तो हमारा बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, वो बहुत ही स्लोली एक्टिंग एंटासिड के हिसाब से काम करते हैं। उसी तरीके से मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कॉन्टेनिंग एंटासिड की जो प्रॉब्लम मैंने आपके साथ शेयर किया, सो ये प्रॉब्लम के साथ ही साथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कॉन्टेनिंग एंटासिड भी हमारा बॉडी के अंदर जैसे लैक्सेटिव एक्शन के साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट भी दिखाते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बिगर हो जाती है पेशेंट के अंदर। एंड स्पेसिफिकली ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग अवॉइड करने के लिए ही हम लोग कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी की तरफ चलते हैं। और इसी रीजंस के लिए हम लोग मेडिसिन के हिसाब से कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी को ही यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको मोटे मोटे वर्ड में कुछ वर्ड बोला, जैसे कौन से टाइप की प्रॉब्लम हो सकता है, तो अभी यही पॉइंट को हम लोग और भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिवली जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला, जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इससे कितनी सारे नंबर ऑफ आयन से एंटासिड आपका बन सकता है। तो स्पेसिफिकली सभी आयन्स का क्या क्या टाइप की प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उस पॉइंट को देख लेते हैं। जब हम लोग वो पॉइंट को देख लेंगे तो उस जगह पे हम लोग समझ पाएंगे जब किस रीजंस के लिए हम लोग स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी यूज करते हैं। जैसे इस जगह पे सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं, जो हम लोग कार्बोनेट को देख पा रहे हैं, तो जनरली क्या हो जाती है, जो कार्बोनेट कॉन्टेनिंग एंटासिड भी हो सकता है। एंड पर्टिकुलरली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बी यूज द कार्बोनेट कॉन्टेनिंग एंटासिड, सो इन दैट कंडीशन द रेगुलर
particular higher dose may causes the alkalosis and which when it is turned may result into the alter the excretion of the other drug and kidney stone. So in case of that condition, a chemical reactions between the carbonate and HCl may produce the carbon dioxide gas, and this causes the gastric indigestions and gastric problem, and which may not be tolerated also, and due to that reasons only we are not going to be recommended the carbonate containing antacid. That means इस जगह पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मान लो आपको एक कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड कोई पेशेंट को दिया जा रहा है, तो उस जगह पे मेनली क्या हो सकता है, हम लोग इस जगह पे कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मान लेते कोई पेशेंट को हम लोग हाई डोज अप्लाई कर रहे हैं, तो उस जगह पे जब हम लोग इसे हाई डोज अप्लाई करेंगे तो आप पेशेंट के बॉडी के अंदर जाने के बाद वो बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, वो एल्कोलॉसिस को क्रिएट करेंगे। अभी एल्कोलॉसिस क्या होते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में बोल दिया है। जिन लोगों का अभी भी एल्कोलॉसिस के प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है वो मेरा लास्ट वीडियो को देख के उस प्रॉब्लम को आप शॉर्ट आउट कर लो। तो जनरली ये जो एल्कोलॉसिस के प्रॉब्लम तो हो ही सकता है जैसे मैंने अभी बोला, और उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड को पेशेंट के बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अप्लाई किए तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, ये जो कार्बोनेट है ये कार्बोनेट हमारा बॉडी के अंदर जो HCl है और HCl के साथ रिएक्शंस करने के बाद वो ह्यूज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जनरेट कर लेते हैं। अभी मान लो आपका बॉडी के अंदर, पेशेंट के बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट हो रहा है, तो उस जगह पे क्या होगा, पेशेंट के बॉडी के अंदर वो टॉलरेंस कैपेसिटी उसको निकल जाएंगे और उस जगह पे उसका बहुत ही ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ ही साथ उसको अनकंफर्टनेस को फील हो जाएंगे। एंड इसी रीजंस के लिए हम लोग कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड को सिंगल फॉर्म में यूज़ करें और बहुत ज़्यादा हाई डोज में यूज़ करें तो पेशेंट के बॉडी के अंदर ये जो प्रॉब्लम मैं आपके सामने शेयर किया ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो जैसे कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड हो सकता है उसी तरीके से एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो जनरली जब हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे सिंगल फॉर्म में, सो इट कैन बी प्रोड्यूस नंबर ऑफ द इफेक्ट एंड इट कैन बी प्रोड्यूस आल्सो नंबर ऑफ द साइड इफेक्ट। सो व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी यूज द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड may lead to the formation of the insoluble aluminum phosphate complex and which can also be responsible for the problem of osteomalacia, and due to that reasons only we are not going to be recommended each and every time to use the aluminum hydroxide. तो ये सिर्फ osteomalacia के साथ नहीं, so along with the aluminum also having the gastrointestinal absorption and accumulation may also occur in the presence of the renal insufficiency, and aluminum containing drug they can also be causes the constipation in the patient. तो ये जो पेशेंट के बॉडी के अंदर ये कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर सकता है। जैसे इस जगह पे डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं जो पेशेंट के बॉडी के अंदर किस तरीके से ऑस्टियोमैलेशिया हो चुका है, एंड इस जगह पे हम लोग ये भी डायग्राम में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो इसका फोटोकॉपी लिया गया है। इस जगह पे बोन को आप देख सकते हो किस तरीके से बोन बेंड हो चुका है। तो ये जो फोटोकॉपी देख रहे हो आप ये ऑस्टियोमैलेशिया के पेशेंट की फोटोकॉपी है, और ये जो फोटोकॉपी आप देख रहे हो ये कॉन्स्टिपेशन की फोटोकॉपी है। जनरली जब भी पेशेंट कोई कॉन्स्टिपेशन से सफर होते हैं तो उस जगह पे ये जो स्टूल जो देख रहे हो ये स्टूल इस तरीके से हार्ड हो जाते हैं, और जब वो बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो उस जगह पे पेशेंट के बॉडी के अंदर स्टोमक से इन द सेंस ऑफ इस जगह पे एनस से उसका बॉडी से ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो जनरली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड के सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होते हैं जो बॉडी के अंदर हो, आपका बॉडी के अंदर जनरली क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और उसके साथ ही साथ ऑस्टियोमैलेशिया जैसे प्रॉब्लम को भी वो क्रिएट कर सकता है। इसी रीजंस के लिए हम लोग मैक्सिमम केसेस में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रोडक्ट एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड की जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को हम लोग सिंगल फॉर्म में यूज करने के लिए माना करते हैं। और उसके साथ अभी देख लेते हैं थर्ड पॉइंट को, जैसे एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड हो सकता है उसी तरीके से मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड भी हो सकता है। तो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड के अंदर हम लोग कंसीडरेशंस यहां पर कर रहे हैं एज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो हैविंग द लैक्सेटिव प्रॉपर्टी एंड मैग्नीशियम मे accumulate in the patient with the renal failure and leading to the formation of hypermagnesemia, and which also responsible for causing the cardiovascular and neurological complication. That means हम लोग ये मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड को उस जगह पे कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं जिस जगह पे कोई भी पेशेंट को आप देख पा रहे हो जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम उसके बॉडी के अंदर है, उसके बॉडी के अंदर हाइपरमैग्नीशियम की प्रॉब्लम है और उसके साथ ही साथ उसके बॉडी के अंदर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस रहा, तो उस कंडीशन में ये कभी भी रिकमेंड नहीं होते हैं जो आप मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड को सिंगल फॉर्म में यूज करो। और उसके साथ अभी देख पा रहे हैं हम लोग सोडियम कंटेनिंग एंटासिड।
क्योंकि मार्केट में सोडियम कंटेनिंग एंटासिड का भी व्यूज अवेलेबिलिटी है, एंड पर्टिकुलरली जब सोडियम कंटेनिंग एंटासिड को हम लोग यूज करें तो इस जगह पे क्या कर सकते हैं, इस जगह पे पेशेंट के बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं, पेशेंट के बॉडी के अंदर हार्ट फेलियर भी करवा सकते हैं और उस जगह पे पेशेंट के बॉडी के अंदर रेनल डिजीज भी करवा सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग ये सोडियम कंटेनिंग एंटासिड को उस जगह पे कभी भी रिकमेंडेड नहीं करेंगे जिस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं पेशेंट के बॉडी के अंदर हार्ट के प्रॉब्लम है, नहीं तो पेशेंट के बॉडी के अंदर रेनल प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये सोडियम कंटेनिंग एंटासिड को सिंगल फॉर्म में कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने अभी शेयर किया, जैसे कार्बोनेट का शेयर किया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, तो इस जगह पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया ये सब जो आयन्स है, ये सब आयन्स को जब हम लोग सिंगल फॉर्म में यूज करेंगे तो इस जगह पे हम लोग नंबर ऑफ साइड इफेक्ट इसके ऊपर देख पा रहे हैं। एंड ड्यू टू दैट रीजंस ओनली तो हम लोग क्या करें, ये सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी को यूज करते हैं। सो अभी मन में क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी में कौन से टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का क्या प्रॉब्लम होते हैं, और उसके साथ ही साथ मैंने आपको अभी समझाया जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल का भी क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो मैंने बोला आपको जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट करते हैं, और मैग्नीशियम के सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जो बॉडी के अंदर लैक्सेटिव की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। और इसी रीजन के लिए दोनों को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड को कंबाइंड फॉर्म में यूज किया जाता है। और इसीलिए आप यहां पर देख पा रहे हो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इसका फोटोकॉपी भी आप देख पा रहे हो जिस तरीके से प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं। और उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट के कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी वो मार्केट में आते हैं। एंड इसका फोटोकॉपी भी आप यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो मार्केट में आप परचेस करने जाओगे तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। अभी उसके साथ थर्ड पॉइंट में हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर एल्यूमिनियम के एग्जांपल मैग्नीशियम के साथ दिया, उसी तरीके से यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलते हैं। एंड पर्टिकुलरली ये जो प्रोडक्ट मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज करते हैं, तो स्पेसिफिकली ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, ये प्रोडक्ट जब हम लोग यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारा बॉडी के अंदर बहुत ही प्रोलॉन्ग टाइम और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक ये एक्शन दिखाते हैं, और ये रैपिड एक्शन भी हमारा बॉडी के अंदर दिखा पाते हैं। एंड बेसिकली इसी रीजंस के लिए हम लोग यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉम्बाइनली यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया जो हम लोग कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी जब यूज करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट को हम लोग कौन से आयन को हम लोग कॉम्बाइंड फॉर्म में यूज करते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, तो ये तो गया कुछ साइड इफेक्ट, जैसे मैंने आपको आयन का प्रॉब्लम बोला, अभी मैंने आपको समझा दिया जो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्या क्या प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल सकता है। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी जो हम लोग यूज करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी की यूज करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आते हैं वो पॉइंट है टू बैलेंस द लैक्सेटिव एंड कॉन्स्टिपेशन एक्शन। जैसे मैंने अभी बोला आपको, जैसे आप यहां पर मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड को हम लोगों ने यहां पर ऑब्जर्व की, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड को भी हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व की। तो मैंने अभी बोला जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड जो होते हैं वो स्पेसिफिकली क्या होते हैं, वो आपका बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड क्या करते हैं, आपका बॉडी के अंदर लैक्सेटिव टॉक्सिन्स को क्रिएट करते हैं। तो ये बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि पेशेंट के बॉडी के अंदर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए, पेशेंट के बॉडी के अंदर आपका लैक्सेटिव एक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बैलेंस फॉर्म में होने के लिए और बैलेंस करने के लिए स्पेसिफिकली हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मैग्नीशियम के साथ कॉम्बाइंड फॉर्म यूज करते हैं और उस जगह पे हम लोग उसे बैलेंस करते हैं। तो ये है पहला पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट ये है जो हम लोग जो कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी को यूज करते हैं, उस कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी से हम लोग क्या कर सकते हैं टू मेंटेन द फास्टेशन एंड सॉल्वेशन। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी यूज दिस प्रोडक्ट टू दे आर यूज एंड दे आर इंक्रीजिंग द टोटल बफरिंग टाइम a fasting action compound which slow acting the antacid for the formation of the mixture। तो ये सेकंड पॉइंट है। अभी थर्ड पॉइंट क्या है, जब हम लोग कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी यूज करते हैं तो ये हमारा बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी लेवल को कम कर देते हैं। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी यूज द सिंगल प्रोडक्ट सो दे कैन बी क्रिएट द टॉक्सिसिटी, बट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी यूज द कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी एंड दे आर गोइंग टू बी रिड्यूस द टॉक्सिसिटी इफेक्ट इन आवर बॉडी। सो ये टॉक्सिसिटी इफेक्ट भी बहुत बड़ा फैक्टरेबल है और बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसी रीजन के लिए भी हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी को यूज करते हैं। अभी फोर्थ पॉइंट जो है, ये बेसिकली ये पॉइंट को भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट की टॉलरेंस
टॉलरेंस कैपेसिटी भी होना जरूरी है, क्योंकि हर जगह पे पेशेंट उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। एंड स्पेसिफिकली जब हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं तो ये पेशेंट का टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ज्यादा ये हो जाती है जब वो कंपाउंड को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यूज करते हैं। और इसीलिए बोला जाता है जब मिक्सचर ऑफ द एंटासिड इंक्रीज द पेशेंट टॉलरेंस rather than whenever they are going to be use the single form। and last जो पॉइंट मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी जब यूज किया जाता है तो आपका बॉडी के अंदर वो बोन फॉर्मेशंस के लिए भी यूजफुल हो सकता है। अभी कैसे हो सकता है? सो whenever we are going to be use the combination and as an example, if you are going to be use the product as a combination therapy or you are going to be use the antacid for the long period, then you are going to be considered the aluminium maybe causes the lack of the phosphorus which inhibit the bone formations। तो ये जो मैंने आपको सामने शेयर किया जो ये bone formations में भी हेल्पफुल होते हैं, सो इसी रीजंस के लिए भी हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी को यूज करते हैं। तो ओवरऑल जो मैंने आपको अभी पॉइंट जो शेयर किया, ये पॉइंट को आपको याद रखना है। तो मैंने कौन से पॉइंट को बोला एडवांटेज के हिसाब से? पहला पॉइंट मैंने ये बोला जो ये आपका बॉडी के अंदर लैक्सेटिव एंड कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट को ये मेंटेन करते हैं। सेकंड पॉइंट में एडवांटेज क्या बोला? टू मेंटेन द फ्रस्ट्रेशन एंड सल्वेशन। एंड थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला? ये आपका बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी लेवल को कम कर देते हैं। और फोर्थ पॉइंट को मैंने क्या बोला? ये पेशेंट के बॉडी के अंदर टॉलरेंस को इंक्रीज करते हैं। एंड फोर्थ लास्ट पॉइंट में मैंने बोला ये हमारा बॉडी के अंदर बोन फॉर्मेशंस के लिए हेल्पफुल होता है। यहां पर मैंने क्या बोला? सो लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअसली यूज ऑफ द एल्यूमिनियम मे प्रोड्यूस द लैक ऑफ फॉस्फेट एंड व्हिच मे लीड टू द एंड व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द इनहिबिट द बोन फॉर्मेशन। तो यहां पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया जो व्हाट आर द एडवांटेज वी आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी यूज द कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जर्व की जो कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी यूज होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ने भी देख लिया जो सिंगल फॉर्म में जब एंटासिड यूज किया जाता है तो उसका डिसएडवांटेज क्या होते हैं। और उसके साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जिस पॉइंट को हमें याद रखना है और जिस पॉइंट के हिसाब से हम लोग एक कंक्लूजन ले सकते हैं जो कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी सब समय हर टाइम पे बेटर होते हैं जब हम लोग इसे कंपेयर करते हैं सिंगल एंटासिड थेरेपी के हिसाब से और उसके कंपैरिजंस में हम लोग इसे लेते हैं। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू ऑल।